हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इकट्ठा होते हैं कहाँ पर, अनसोल्ड पेपर, केमिस्ट्री अनसोल्ड पेपर पर, अनसोल्ड पेपर के सोल्यूशन के लिए हम लोग इकट्ठा होते हैं, है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अनसोल्ड पेपर सीरीज पर चल रहे हैं। आज हम लोग लेकर आए हैं केमिस्ट्री अनसोल्ड पेपर 2022 सेट नंबर 7 347 GN, यानी 2022 सेट के सीरीज का अंतिम सेट लेकर आए हैं, है ना। 2022 की सीरीज का अंतिम सेट लेकर आज हम लोग हाजिर हुए हैं। तो आज हम लोग बहुत ही जल्द 2022 का सेट नंबर 7 लेकर आए हैं और बिना किसी विलंब के हम लोग शुरू करते हैं आज का ये अनसोल्ड पेपर। तो जीएन का जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का जो ए है, जैसा कि आप शुरू से जानते आए हैं कि फर्स्ट का ए चैप्टर नंबर सॉलिड स्टेट से होता है, जो कि हट चुका है हमारे सिलेबस से। पहले का जो बी है, नेसेसरी मास ऑफ Na2CO3 फॉर 500 ml 0.2 m सॉल्यूशन इज। तो जो फर्स्ट का जो बी है, बी का सेकंड ऑप्शन सही है, 3.06 ग्राम। ठीक है ना। कैसे होगा इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। स्मॉल w हमको फाइंड करना है। Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट जो है 106 होता है और मोलरिटी जो है कैपिटल M 0.2 दी गई है, ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो 500 ml दिया गया है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू v। तो स्मॉल w इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू v अपॉन 1000, पॉइंट का 2 और m है आपका 106 इंटू वॉल्यूम है 500 ml। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अपॉन 1000 आएगा। क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो इस हिसाब से फाइव हंड्रेड टू जा 1000, 2 से 2 कैंसिल, 0.1 इक्वल टू 10.6 ग्राम। तो इस हिसाब से भैया ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। फोर्थ ऑप्शन सही है जिसका नाम है 10.6 ग्राम। अब हम चलते हैं पहले के सी पर। फर्स्ट के सी की बात करते हैं। तो फर्स्ट का जो सी है वो ये कह रहा है कि यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। तो इसका फोर्थ ऑप्शन भी सही है, सेकंड इनवर्स। फर्स्ट की डी, फर्स्ट का डी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन। इनमें से कौन सा है जो फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता। ठीक है ना। तो फेलिंग सोल्यूशन को कौन रिड्यूस नहीं करता है? Which of the following does not reduce failing solution? तो बेटा जी जो फर्स्ट का डी है, which of the following does not reduce failing solution? HCOOH, CH3COOH, HCHO, CH3CHO। तो इसमें बेटा मुझे कुछ क्वेश्चन में डाउट लग रहा है। ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं इसका आंसर आपको नहीं दूंगा। ठीक है, नॉट पॉसिबल लिख रहा हूं, आप लोग खुद ही सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। ये आंसर मैं नहीं दूंगा, मुझे डाउट है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट के ई की बात करते हैं। द रिएक्शन फॉर द चेंज ऑफ एमाइड इनटू एमीन इज। तो इसका सेकेंड पार्ट सही है, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। और फर्स्ट के जो एफ की बात करें, लास्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का,
द स्वीटेस्ट शुगर इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होती है वो बहुत ही स्वीटेस्ट होती है, इस हिसाब से इसका थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के एक ही बात करें, ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसको हम लोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बी की बात करें, सेकंड के बी को सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है क्या कि 9 ग्राम ग्लूकोज यानी स्मॉल w इक्वल टू 9 ग्राम, स्मॉल w इक्वल टू 9 ग्राम दिया हुआ है। ग्लूकोज की बात है तो m इक्वल टू 180 हो जाएगा, और इस हिसाब से 500 ग्राम वाटर में 500 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया है, तो कैपिटल W जो है वो 500 ग्राम हो जाएगा। इस हिसाब से फाइंड आउट द बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टी भी हमको फाइंड करना है, और केबी दिया हुआ है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं m इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल W। ऐसा अगर हम फाउंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1000 इंटू के बी की वैल्यू है 0.52 इंटू स्मॉल w है आपका 9 ग्राम अपॉन कैपिटल W नहीं डेल्टा टी बी, सॉरी इसको पक्षांतर कर लेता हूं, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। आगे सॉल्व करते हैं, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1000 इंटू के बी का वैल्यू है 0.52, स्मॉल w है 9 ग्राम, स्मॉल m 180 इंटू कैपिटल W है 500, 500 2 जा और 9 2 जा 20, 2 10 जा, तो ये आ गया 0.52 अपॉन 10 इक्वल टू 0.052। फिर आगे करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वाटर देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, तो इस हिसाब से 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.052 तो इक्वल टू आ जाएगा 100.052 डिग्री सेल्सियस, इतने पर बॉयल हो जाएगा हमारा वाटर। ये बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए और मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आप तक आते रहे और आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखें। ओके, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम पर। क्वेश्चन नंबर दूसरे के सी पर मिलता हूं। चलते हैं हम लोग, इसको साफ कर देता हूं, रफ करना पड़ेगा। तो रफ करते हैं, और रफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सी पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक, ठीक है। सेकंड का सी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ n बाई 50 यानी नॉर्मेलिटी दी गई है। नॉर्मेलिटी है n बाई 50, मतलब हो जाएगा 1 बाई 50, ठीक है। और सोल्यूशन सेल इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा इक्वल टू 0.02765 मो सेंटीमीटर इनवर्स, और R इक्वल टू 400 ओम्स, R इक्वल टू 400 ओम्स ऐसा दिया गया। कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट L अपॉन A इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा है हमसे। क्या करेंगे भैया, आपको पता है कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A। अगर हम L अपॉन A इक्वल टू करेंगे तो कप्पा इंटू R हो जाएगा, जिसमें कप्पा की वैल्यू है 0.00275 इंटू और
आर की वैल्यू है 400 ओम्स। मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, 4 6 जा और 2 जीरो ये वाले, तो 3 और 3 6, 6 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, मतलब कि 1.106 सेंटीमीटर इनवर्स ये आ जाएगा। ठीक है, सेल कांस्टेंट पूछा गया है, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा 1.106 सेंटीमीटर इनवर्स। सेकंड के डी की बात करें तो सेकंड का डी आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए नहीं पढ़ेंगे। थर्ड के ए की बात करें, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, इसको भी नहीं करना है। थर्ड के बी की बात करें, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, बी का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो है वो सब आउट ऑफ सिलेबस है। थर्ड के सी की बात करते हैं, थर्ड का सी आपका सिलेबस में है। क्या है भैया, पहला कह रहा है राइट द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो फर्स्ट दिया गया है NiNH3 का होल 6 Cl2, तो ये बनेगा हेक्सा एमाइन निकल सेकेंड क्लोराइड, हेक्सा एमाइन निकल सेकेंड क्लोराइड, ये दिया गया, इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एमाइन निकल सेकेंड। इसके बाद जो आपका दिया गया है इसका सेकंड पार्ट, वो हो जाएगा, इसका सेकंड पार्ट है Fe4 FeCN का होल 6 Cl3, Fe4 FeCN का होल 6 Cl3, इसका नाम हो जाएगा आयरन थर्ड हेक्सासाइनाइडोफरेट सेकेंड, आयरन थर्ड हेक्सा साइनाइडोफरेट थर्ड, सॉरी फरेट थर्ड। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं, ये आपका हो गया और आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अगले पार्ट पर। थर्ड का सी हम लोग कर रहे थे, अब थर्ड का डी पर चलते हैं। कह रहा डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हमको डिफरेंस करना है। तो एक तरफ ग्लूकोज और दूसरी तरफ फ्रक्टोज। ग्लूकोज का अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दें, संरचना सूत्र दें, तो CHO HCOH HOCH, फिर HCHCOH HCOH,
ये बनता है। या इसको चाहो तो ऐसा भी लिख दो यहाँ पर सीधे सीधे CH2OH, और इसकी बात करें तो इसका बनेगा CH2OH Cu HCOH HOC HCOH HCOH CS2H। तो ग्लूकोज में प्रेजेंट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, और इधर हो जाएगा प्रेजेंट ऑफ कीटोन ग्रुप। नंबर 2 की बात करें, ये लेस स्वीटेस्ट होता है और ये मोर स्वीटेस्ट। तो ये दो अंतर डिफरेंस बन जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पर। इस तरीके से थर्ड का जो डी है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। व्हाट इज कोलराउस लॉ, है ना। कोलराउस लॉ को डिफाइन करना है और उसकी एप्लीकेशंस देखनी है। ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इस नियम के अनुसार, ये अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द equivalent conductivity of an electrolyte at infinite the equivalent conductivity of an electrolyte at infinite dilution is the sum of infinite dilution is the sum of the equivalent conductivity of an electrolyte at infinite dilution is the sum of two values, one depending upon the two values, one depending upon the two values, one depending upon the cations and the other upon the cations and other anions। एक वैल्यू कैटायंस पर और दूसरी एनायंस पर डिपेंड करती है, दैट इज कॉल्ड कोलराउस लॉ। जैसे कि लैम्डा इन्फिनाइट इलेक्ट्रोलाइट्स इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट कैटायंस प्लस लैम्डा इन्फिनाइट anions। For example, lambda infinite NaCl is equal to lambda infinite Na positive plus lambda infinite Cl negative।
यानी किसी इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो उसके इन्फिनाइट कैटायंस और इन्फिनाइट एनायंस के टोटल के इक्वल होती है, टोटल के इक्वल होती है। एप्लीकेशंस, इसी में एप्लीकेशन देना है इसकी। एप्लीकेशंस क्या कहा है? राइट, इट्स टू एप्लीकेशंस। कैलकुलेशन नंबर 1 है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट infinite dilution, infinite dilution. Number 2, calculation CLCU of degree of dissociation। एक और दे देता हूं, 2 मांगी गई हैं लेकिन तो 3 बता दूं। कैलकुलेशन ऑफ dissociation of weak electrolytes। तो इस तरीके से फोर्थ का ये जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ के बी की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बी की ओर चलते हैं। तो फोर्थ का बी हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम लोग फोर्थ के सी की ओर चलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, अब हम इसके आगे बढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं, बने रहिए हमारे चैनल पर और आप अगले के से आगे अनसोल्ड पेपर का सोल्यूशन बनाते रहिए। फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए हैं हम लोग, बहुत जल्द पेपर को कंप्लीट करेंगे। अब हम फोर्थ के बी तो हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, तो फोर्थ के सी का फर्स्ट पार्ट, फोर्थ के सी का फर्स्ट पार्ट, व्हाई इज मेथिलेमीन मोर बेसिक देन अमोनिया। तो why is methylamine more basic than अमोनिया? अमोनिया की अपेक्षा मेथिलेमीन मोर बेसिक होता है। तो लिखते क्या है? मेथिल एमीन इज ए स्ट्रॉन्गर बेस। मेथिलेमीन इज ए stronger base than ammonia due to प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई मतलब प्लस इंड्यूस्ड इफेक्ट, इंड्यूस्ड इफेक्ट ऑफ CS3 ग्रुप, ऑफ CS3 ग्रुप। मेथिलेमीन में CS3 ग्रुप प्रेजेंट होता है जो प्लस आई यानी इंड्यूस्ड इफेक्ट को प्रेजेंट करता है, इसलिए ये मोर बेसिक होता है देन अमोनिया। Therefore, electron density on nitrogen atom, therefore electron density of nitrogen atom increases, of nitrogen atom increases। अमोनिया के नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, हेंस
it is a stronger base. Hence, it is a stronger base. Whereas in ammonia, electron donating तो therefore इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस। इसमें मेथाइल एमीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण इट इज ए स्ट्रॉन्गर बेस। whereas in ammonia electron donating group, in ammonia electron donating group is upset, so less basic, तो एक कम बेसिक हो जाता है। इसी के फोर्थ के सी का जो सेकेंड पार्ट है उसमें लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना। तो जो केमिकल इक्वेशन दी गई है वो दिया गया है C2H5NO2, C2H5NO2 गिव्स आउट, एरो मार्क यहाँ पर ए दिया गया है और बन चुका है C2H5NH2, C2H5NH2 एथिलेमीन बन चुका है और यहाँ पर ए है। फिर एरो मार्क बी दिया गया है और बन चुका है C2H5OH। तो हमको बताना है कि ए और बी कौन से सब्सटेंस हैं जो कि तैयार करते हैं। ठीक है, तो ए और बी, ए का रिडक्शन, अगर इसका रिडक्शन नाइट्रोएथेन का रिडक्शन करवा दिया जाए, और रिडक्शन आप जानते हैं हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैटलिस्ट होगा LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में नाइट्रो जो होता है ये माइनस का 2H2O निकाल देता है, यहाँ 4H, और ये बन जाता है एथिलेमीन। एथिलेमीन ऑब्टेन हुआ है। अब एथिलेमीन को अगर हम रिएक्ट करवा दें NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो इसका अपचयन होकर के एथेनॉल बन जाएगा। तो ए और बी हमारे पता चल जाएंगे कि ए क्या है और बी क्या है। इस तरीके से फोर्थ का सी कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ का डी, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज, हाउ विल यू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज, राइट ओनली केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन है फोर्थ के डी की बात करें तो चौथे का जो डी है वो क्या कहता है, राइट द स्ट्रक्चरल फ्रॉम फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करें तो CH2OH और C डबल बॉन्डो OH CH H C OH CH2OH, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाता है। और इसी में जोड़ा गया है कि हाउ विल यू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए क्या होगा, आगे हम बढ़ाते हैं CHO
ग्लूकोज की बात करते हैं, HCOH, CHOH का होल थ्राइस CH2OH, ये हमारा ग्लूकोज है, ठीक है ना। अब ग्लूकोज को हाइड्रोलाइसिस OH आयन, तो ये बनेगा CHOH डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, CHOH का होल थ्राइस CH2OH, इनोलेट आयंस बनता है, इनोलेट बन गया ये, ठीक है ना। अब इनोलेट जो है वो क्या कर सकता है कि हाइड्रोजन आयन को रिलीज करके CHO, COH, CHOH का होल थ्राइस CH2OH, ऐसा किया और ये डबल बॉन्ड से रहा तो H ऐसे और O माइनस, ये बन गए इनोलेट आयंस, इसी को आगे बढ़ाएंगे तो H2 और ये बन जाएगा CHO, COH, CHOH का होल थ्राइस CH2OH, डीमैनोज, डीमैनोज OH H2 और ये बन जाएगा CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH होल थ्राइस CH2OH, ये बन गया डी फ्रक्टोज। ये रिएक्शन हो जाएगी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इतना, उसके बाद की रिएक्शन आप लोग कॉपी करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यूजिंग दीज कांस्टेंट राइट टू फार्मूला सेपरेटली फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो अब आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको साफ करता हूं और आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 का ए। तो 5 के ए की जब बात करते हैं तो फिफ्थ में एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यूजिंग दीज कांस्टेंट राइट टू फॉर्मूला सेपरेटली फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट।
तो फिफ्थ का ए, और इसमें पूछा गया है मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में डिफरेंस पूछा। तो इसमें डिफरेंस है, हम पहले मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है। अगर हम ऐसा देखें तो क्या कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट may be defined as the molar elevation constant may be defined as the elevation in boiling point, elevation in boiling point, elevation in the molar elevation constant may be defined as the elevation in boiling point when 1 mole of when 1 mole of a solute, वो भी कौन सा नॉन, when 1 mole of a non volatile solute, non volatile solute dissolved in dissolved in 100 gram of solution, sorry solvent, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की 1 मोल को 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए तो जो एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट में वो मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट कहलाएगा। अब इस बेस पर इसका जो फॉर्मूला पूछा गया है तो हो जाएगा m इक्वल टू 1000 इंटू के स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल W, ये फॉर्मूला बनता है वेयर K is molecular elevation constant। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो डेफिनेशन क्या होगी, इसी से मिलती जुलती है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में बी defined as the elevation in boiling point, elevation in boiling point when 1 mole of a non-volatile solute, dissolved in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। डिफरेंस हुआ 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया 1000 ग्राम में, जबकि मोलर एलिवेशन में 100 ग्राम में डिसॉल्व किया गया था। ये डिफरेंस निकल गया। तो अब फॉर्मूला जो बनेगा m इक्वल टू 1000 इंटू के एफ
इंटू स्मॉल w इंटू डेल्टा डेल्ट के बी इंटू डेल्टा टीवी टू कैपिटल डब्ल्यू, ये फॉर्मूला बना, वेयर के बी इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो के बी क्या है भैया? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम लोग फिफ्थ के बी को कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर इन दोनों में ठीक है, अब हम लोग, आप लोग कॉपी करिए फिफ्थ के बी की ओर। राइट द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड एक्सप्लेन द टर्म्स यूज्ड। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको साफ करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं फिफ्थ के बी की ओर। अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तक ही पहुंचे हैं और अभी हमारा सारा लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट पड़ा हुआ है। तो फिफ्थ के बी में कह रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को लिखते हैं तो 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। और आगे लिखा हुआ है कि एंड एक्सप्लेन द टर्म्स यूज्ड। कौन कौन से टर्म्स को यूज किया गया है? तो वेयर के इज इक्वल टू, के जो है हमारा वो क्या है? वेयर के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टी है टेकन टाइम, टी जो है वो टेकन टाइम है। ए इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू जो है फाइनल कंसंट्रेशन है। नहीं, हाँ, फाइनल कंसंट्रेशन। और ए माइनस एक्स जो है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, बची हुई मात्रा। क्या बची है? वो एम। इसी क्वेश्चन पे जोड़ दिया गया क्या? हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 693 केल्विन सेकेंड, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन, टाइम दिया गया है 693 सेकेंड और के आपसे पूछा जा रहा है। के इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। तो यहाँ टी हाफ की वैल्यू अब ये हो जाएगा 0.693 अपॉन 693। तो अगर पॉइंट हटाओ तो 3 जीरो इंक्रीज करो और 1 से 1 डिवाइड करो, यहाँ पर 1000 आ जाएगा, यानी 1 अपॉन 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.001 या फिर 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स, या फिर यहां पर लिख दीजिए सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा। तो फिफ्थ का बी भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है।
अब हम लोग फिफ्थ के सी की ओर चलेंगे। राइट द फॉर्मूली ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा भाई, फिफ्थ का सी का फर्स्ट फॉर्मूला पूछ रहा है। व्हाइट विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल का जो फॉर्मूला होता है ये किसको बोलते हैं? ZnSO4 इंटू 7H2O। सेकेंड वाला ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल ये होता है कॉपर सल्फेट, CuSO4 इंटू 5H2। थर्ड है आपका ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, थर्ड है ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल का फॉर्मूला है FeSO4 इंटू 7H2। फोर्थ नंबर है मोहर सॉल्ट, तो FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। तो इस तरीके से फिफ्थ का 6C भी हो गया। अब हम लोग चलेंगे फिफ्थ के डी की ओर। फिफ्थ के डी की ओर चलते हैं, तो इसको हम साफ करते हैं। आप लोगों ने कॉपी कर ही लिया होगा। और फिफ्थ के डी की ओर हम कंप्लीट करते हुए धीरे से हम लोग लॉन्ग आंसर को पहुंच जाएंगे। तो फिफ्थ के डी में जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल्स। फिफ्थ का डी का फर्स्ट, इसमें कह रहा है हेक्सा एमाइन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। तो हेक्सा एमाइन मतलब NH3 का होल 6, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है, थर्ड सल्फेट तो SO4 का होल थ्राइस अगर करते हैं तो यहां पर 6 आएगी, इसलिए यहां पर 2 करना पड़ेगा। दूसरा नंबर पे सेकेंड पार्ट, पोटेशियम हेक्सासाइनो आयरन थर्ड, पोटेशियम हेक्सासाइनो आयरन थर्ड। तो ये हो जाएगा K3FeCN का होल 6, थर्ड वाला है डाईएमाइन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड, डाईएमाइन डाईक्लोराइडो। तो डाईएमाइन सेंट्रल मेटल प्लेटिनम है, डाईएमाइन NH3 का होल ट्वाइस, डाईक्लोराइडो यानी Cl2 और प्लेटिनम सेकेंड ये बन जाएगा। चौथा पार्ट इसका क्या कह रहा है कि सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल्फरेट थर्ड, सोडियम फरेट Fe पेंटासाइनो CN का होल 5, नाइट्रोसिल फरेट थर्ड, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, Na2FeCN को होल 5 NO ये बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का डी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी बारी है आगे बढ़ने की, समय भी बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए आउट ऑफ सिलेबस है। 6 के ए का जो और है वो भी आउट ऑफ सिलेबस है।
6 का बी, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग: फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन एंड विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है ना? तो 6 के बी का फर्स्ट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, 6 के बी का फर्स्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में लिखना है। क्या लिख सकते हैं? When aromatic compound is react with alkyl halide, in the presence of when aromatic compounds react with alkyl halide in the presence of AlCl3 to form alkyl aromatic compounds called Friedel Crafts reactions। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन हो गया, CH3Cl हमने ले लिया, AlCl3 की प्रेजेंस है और ये रिएक्ट करके क्या बना देता है, CH3 प्लस HCl, टॉलुइन बनता है जो कि मेजर कंपाउंड्स होता है। इसी का सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया गया है, पूछा गया है, कोल्बे रिएक्शंस। कोल्बे रिएक्शंस के बारे में तो आप लोग इसको कॉपी करें और हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिक्स के बी के फर्स्ट का सेकेंड, सी के बी का सेकेंड, कोल्बे रिएक्शन। When phenol react with sodium hydroxide to form sodium phenoxide,
टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। फिर आगे क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, इट इज react with CO2 and acids HCl to form 2-hydroxy benzoic acid। तो फिनॉल NaOH रिएक्ट कराया हमने NaOH के साथ टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड यानी कि माइनस का H2O हो गया। अब इसको रिएक्ट कराया CO2 एंड HCl के साथ, तो OH और COOH ये बना 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट, इसी का थर्ड पार्ट में पूछा गया है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस Williamson synthesis when alkyl halide react with sodium alkoxide, सोडियम या और पोटेशियम alkoxide to form when alkyl halide react with sodium or potassium alkoxide to form ethers called Williamson synthesis। RX plus NaOR सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो इतना पार्ट निकल जाएगा, बनेगा ROR प्लस NaX। सॉरी, फॉर एग्जाम्पल C2H5Br प्लस NaOC2H5 NaBr निकल जाएगा, C2H5O C2H5 प्लस NaBr ये हो गया डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर बन जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का बी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब 6 के बी के और की बारी है जिसमें हम लोग चलने वाले हैं।
तो इसको हम साफ करते हैं और 6 के बी के और पर चलेंगे। तो 6 के बी का फर्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन there are phenol is heated with CCl4 in the presence of NaOH and then hydrolyzed. So phenol OH CCl4 plus 4 NaOH gives out OH COOH. सैलिसिलिक एसिड बनता है। सैलिसिलिक एसिड या इसी का 2 हाइड्रोक्सी, जो अभी हम लोगों ने ऊपर लिखा था, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं, प्लस 4 NaCl प्लस 2H2, ये बनता है। इसका सेकेंड, डाइएथिल ईथर इज हीटेड विद एसिटिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3. डाइएथिल ईथर C2H5O C2H5 is heated with acetyl chloride यानी कि CH3COCl, वो भी कैसे, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये बन जाएगा C2H5Cl प्लस CH3COO C2H5, एस्टर बन जाएगा और साथ में एथिल क्लोराइड। थर्ड वाला कह रहा है एथेनॉल रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन। थर्ड नंबर CH3COCO एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट किससे करता है, एथेनॉल से, तो C2H5OH in the presence of pyridine. Ethanol react with acetic anhydride in the presence of pyridine. तो CH3COO C2H5 ये एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट है, ये भी वही है, और प्लस CH3COOH एसिटिक एसिड, इसका नाम एथिल क्लोराइड है। फोर्थ की बात करें, एथेनॉल रिएक्ट विद PCl5 C2H5OH प्लस PCl5 C2H5Cl प्लस POCl3 और प्लस HCl, पांचवी रिएक्शन। फिनॉल इज हीटेड विद जिंक,
phenol is heated with zinc C6H5OH plus Zn. तो C6H6 plus Zn जिंक ऑक्साइड। तो इस तरीके से 6 के बी का और भी खत्म हो गया। अब हम लोग 6 7 के ए पर चलते हैं। 7 का ये है। व्हाट द फिटिंग रिएक्शन बहुत बार पूछी जा चुकी है, अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 सेट में आ चुकी है। तो हम लोग लिखते क्या है कि व्हेन एल्किल हैलाइड react with aryl halide in the presence of dry ether to form aromatic compounds called Wurtz fitting reactions. When alkyl halide CH3Cl plus react with aryl halide Cl क्लोरोबेंजीन ले लिया, ड्राई ईथर CH3 plus O alkyl halide in the presence of dry ether नहीं, when alkyl halide react with aryl halide with sodium metal in the presence of तो एक चीज छूटी जा रही थी, CH3Cl plus 2N प्लस एरिल प्लस बनेगा 2NaCl। इसका सेकेंड पार्ट फिटिंग रिएक्शन। क्या लिख सकते हैं? when aryl halide react with sodium metal in the presence of dry ether to form diphenyl is called fitting reaction। Cl plus 2Na plus Cl dry ether ये बना डाइफेनिल प्लस 2NaCl। इसी का थर्ड पार्ट नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन।
क्लोरोबेंजीन, HNO3 concentrate H2SO4, orthonitropchlorobenzene and paranitropchlorobenzene, ये बन जाता है नाइट्रेशन नाम। तो हम लोगों ने इस प्रकार से सातवें का ए कंप्लीट कर लिया है। अब सातवें के एक और की ओर चलते हैं, तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा और हम लोग सातवें के एक और पर चलते हैं। और हाउ विल यू ऑब्टेन, हाउ विल यू ऑब्टेन और पहला तेरा 2 bromopropane from 1 bromopropane, 2 bromopropane from 1 bromopropane, CH3 CH2 CH2, ये 1 ब्रोमोप्रोपेन, इसको रिएक्ट करवाया एल्कोहलिक KOH से, तो माइनस का KBr और माइनस का H2O निकल जाएगा, तो ये बना देगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन बना। क्या बना? प्रोपीन। अब इस प्रोपीन को हम HBr से रिएक्ट करवा देते हैं, HBr। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ लॉ, CH3CH Br और CH3, ये बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। सेकेंड नंबर, एथेन फ्रॉम मेथिल आयोडाइड, वुड रिएक्शन का एग्जांपल है। एथेन बनाना है मेथिल आयोडाइड प्लस 2Na प्लस ICH3, इतना पार्ट निकल जाएगा। ड्राई ईथर की प्रेजेंस CH3CH3, ये एथेन बन जाएगा प्लस 2NaI हो जाएगा। थर्ड वाली, एलिल क्लोराइड फ्रॉम प्रोपीन, एलिल क्लोराइड फ्रॉम प्रोपीन, तो CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, तो Cl2 HNO, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एलिल क्लोराइड, CH2 है, CH है, एक हाइड्रोजन एक Cl निकला, मतलब कि HCl बाहर हो जाएगा। फोर्थ रिएक्शन, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड फ्रॉम प्रोपीन, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड फ्रॉम प्रोपीन, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, मार्कोनी-कॉफ लॉ,
अकॉर्डिंग काम होगा CH3CH BrCH। पांचवी रिएक्शन, 1 bromobutane from butene 1 bromobutane from butene 1 CH3 CH2 CH double bond CH2 plus HBr anti Markovnikov law in the presence of peroxide। तो CH3 CH2 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 bro 1 bromo Br 1 bromo। तो इस तरीके से सातवें के ए का और भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलने वाले हैं सातवें के बी पर। आप लोगों ने कॉपी कर ही लिया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सातवें के बी, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड राइट नेम्स एंड फॉर्मूला ए बी सी एंड डी। तो HCOO का होल ट्वाइस Ca, इसका ड्राई डिस्टिलेशन करवाया गया। ड्राई डिस्टिलेशन करवाया गया तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बना देगा HCHO प्लस CaCO। फॉर्मेल्डिहाइड ए बना, ए इक्वल टू क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड ये, ठीक है। अच्छा, इसी को तो इसको यहाँ -CaCO3 कर देते हैं, क्योंकि इसी के आगे बढ़ाई गई है कहानी। NaOH और हॉट गर्म किया। तो जब हम किसी एल्डिहाइड को NaOH के साथ हीट करते हैं तो एक तो अल्कोहल बनता है और एक सोडियम का साल्ट बनता है। तो ये हो गया बी, ये बी है, ये तो दिया गया है। तो बी इक्वल टू है सोडियम फॉर्मेट। पहली रिएक्शन कंप्लीट होती, ये फर्स्ट था। सेकंड, कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन करवाया गया। CH3 COO का होल ट्वाइस Ca, एरो मार्क। यहां पर ले रहे हैं कैल्शियम फॉर्मेट का होल ट्वाइस, करा रहे हैं ड्राई डिस्टिलेशन। तो 2CH3 CHO ऑब्टेन होगा, और अगर देखा जाए तो -2CaCO3 निकल जाता है। तो ये आपका C इक्वल टू एसिटाल्डिहाइड। इसी को आगे बढ़ाया, HCl से रिएक्ट करा दिया, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी और कंबाइंड कंपाउंड प्राप्त होता है, यानी CH3HCOH और Cn
ये है डी, इसका नाम होगा एसेटल्डिहाइड साइनो हाइड्रिन। इसी को आगे बढ़ाया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। अब जब हाइड्रोलाइसिस करवा दिया तो ये बनेगा CH3C, COOH, H और OH, यानी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड प्लस या माइनस NH3, इसका नाम होगा ये आपका E है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये खत्म। तो इस तरीके से हम 7 के बी को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चलने वाले हैं 7 के बी के और पर। तो आप लोग कॉपी कर लीजिए और हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे। तो इसको हम लोग साफ करते हैं और आगे बढ़ चलते हैं। सेवन के बी का और का फर्स्ट, नाइट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, नाइट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। अगर बेंजल्डिहाइड का नाइट्रेशन करते हैं तो जो नाइट्रो समूह है बेंजल्डिहाइड HNO3, इसका नाइट्रेशन करते हैं तो जो बेंजल्डिहाइड है यानी कि CHO समूह के कारण जो NO2 समूह होगा वो मेटादैसिक होगा, यानी नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट बात कही गई है नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। सेकेंड बात है नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, COOH प्लस HNO3 एरो मार्क COOH NO2 प्लस मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और थर्ड वाला रोजेनमुंडर रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन
when acetyl chloride is hydrogenated in the presence of in the presence of PDBaSO4 catalyst. PDBaSO4 catalyst. To form aldehyde, to form acetaldehyde called Rosenmund reaction. CH3COCl plus H2 कैटलिस्ट है PDBaSO4 और बना देगा CH3CHO प्लस HCl। यहीं पर अगर हम COCl बेंजोइल क्लोराइड लेते, H2 लेते, PDBaSO4 लेते तो बन जाता बेंजिल्डिहाइड CHO प्लस HCl। एग्जाम्पल फर्स्ट एंड एग्जाम्पल सेकंड। तो इसी बेस पर आज हम लोग 2022 के सेट नंबर 7 यानी 2022 की सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर 2023 या फिर 2024 सीरीज शुरू होगी। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अब अगले सेट पर। एक बार पुनः निवेदन है, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सकें और आपको आपके पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप घर बैठे आप बड़ी आसानी से आप तैयारी करते रहें। मेहनत करते हैं दोस्तों, मेहनत का थोड़ा सा फल दे दीजिए। लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करते समय अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट नाम लिखना मत भूलें, जिससे कि हमको पता चले कि हमारे बच्चे कहाँ से या कितनी दूर से हमसे जुड़े हुए हैं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेट पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।